अब इस प्रोग्राम की ये हमारे पास आखिरी वक्त है, उसके बाद फिर हमारी प्रेसिडेंशियल स्पीच होगी जो हमारे इस प्रोग्राम के और इस हमारे फोरम के जो कन्वेनर है अभय टिप्से साहब करेंगे। तो मैं अब हमारे और एक नौजवान एडवोकेट जो कि दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और क्विल फाउंडेशन दिल्ली से उनके बहुत ही वो उसके एक्टिव सदस्य है और ये जो इंस्टीट्यूट है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसी तरह एक ऑल इंडिया लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के, उसके भी वो नेशनल सेक्रेटरी है और दिल्ली में जो एनआरसी के दौरान शाहीन बाग वाला जो हुआ वो सारी एक्टिविटी में वो बहुत ही आगे थे। मेरी मुराद है फवाद शाहीन साहब, एडवोकेट फवाद शाहीन साहब जो दिल्ली से आए, वो आए और अपने विचार अपने सामने रखे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब और बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच का, यूनाइटेड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। शुक्रिया मुझे बुलाने का नहीं बल्कि शुक्रिया इस तरह की बैठक को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं जो ये हरिद्वार में हुआ है वो असल में मतलब वो एक नफरत के और नरसंहार की जो कॉल है उसके पीछे जो कंसिस्टेंट एफर्ट है वो सिविल सोसाइटी के स्पेस को अप्रोप्रिएट करना और टेक ओवर करने की एक कोशिश है। आपको याद होगा अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब पुलिस एकेडमी के ग्रेजुएशन की मीटिंग में जाके ये बोलते हैं उनकी सेरेमनी में कि हमारा अगला फ्रंटियर सिविल सोसाइटी है जिसे हमें घुटनों पे झुकाना है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जब पिछले 7 साल से पूरे मुल्क में एक हिंदुत्व इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। पूरे मुल्क में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो आरएसएस से हट के, जो कभी हिंदू सेना के नाम से, कभी रक्षा सेना के नाम से, गौ रक्षा के नाम पे, माँ बहन बेटियों के रक्षा के नाम पे अलग अलग इस तरह के जो मंच बने हैं, जिनका एक सिलसिला ये धर्म संसद के नाम पे जो भी ये ढोंग जो हुआ हरिद्वार में, ये सारी चीजें हो रही हैं, मुस्तकिल हो रही हैं ताकि सिविल सोसाइटी का जो इंडिया में स्पेस है उसको टेक ओवर किया जा सके और उसे एक कोने में ढकेलकर एक नया एक हिंदुत्व सिविल सोसाइटी क्रिएट की जा सके जो कि मुस्तकिल इस हुकूमत से डिमांड करे इस हिंदुत्व एजेंडा को पूरे करने की और वो डिमांड को पूरा किया जा सके। और अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो मीटिंग है, इस तरह के जो मंच हैं, वो सिविल सोसाइटी की जो भी स्पेस बची है उसमें डट के खड़े रहें और उसको उसमें एक नया एक नई सिविल सोसाइटी के इमेजिनेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की भी कोशिश करते रहें। इसलिए मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच आकर और इस एफर्ट के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने ज़्यादातर बातें हमारे सामने रख दी हैं, इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो गया है और सही मानों में आप लोगों के काम के सामने मेरी शायद वो हैसियत भी नहीं है, लेकिन आपकी ज़र्रा नवाजी है तो हम कुछ जो हमें समझ में आया है, जो हमारा तज्जिया है, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आप लोगों के सामने बिल्कुल आ गई कि यूएपीए के और सेडिशन के इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज जिन्हें हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल लोगों को सजा मतलब कन्विक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है, लोगों को मुजरिम साबित करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि एक प्रोसेस में उन्हें डाल के उस प्रोसेस के जरिए से उनको सजा देने का ये पूरा एफर्ट है। इसमें नंबर्स हमेशा कन्विक्शन के बहुत कम रहते हैं। ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और ये कितना फ्रिवोलसली, कितना हल्के में और कितना मजाकिया अंदाज में, लेकिन जाहिर है बहुत ही घिनौना मजाक है, जिस तरह से इसका जो इस्तेमाल होने लगा है उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो दिल्ली में जो पोग्राम हुआ, जो दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद जो पुलिस की पूरी कोशिश हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन को आप देखिएगा तो आपको इस यूएपीए का जो असल जो खतरा है, जो जिस हद तक इसको मिसयूज किया जा सकता है, उसकी हमको एक झलक मिलती है। उस नरसंहार के, उस दिल्ली पोग्राम के ऊपर
बहुत ज्यादा बात हम लोगों के यहाँ नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके फौरन बाद एक प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिवेट हुई। आपने देखा होगा जो राइट विंग के बहुत सारे फोरम्स हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर फोरम्स में से एक ऑफ इंडिया है, उसने एक 350 पेज की रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट में सिर्फ ये था कि किस तरह मुसलमान लेफ्टिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स का नाम लिया, ये लोग मिलके एंटी सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसने मुस्तकिल प्रोटेस्ट के करने को और दंगे के एंटी हिंदू होने के बीच में एक इक्विवेलेंस बनाया। और आप हैरत ये होगी, वो रिपोर्ट की तो कोई मतलब उसमें फैक्ट तो बहुत दूर की बात है, उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप दिल्ली पुलिस की 12,000 पेज की, बल्कि अब 19,000 पेज की चार्जशीट पढ़ते हैं दिल्ली दंगों की केस की, तो ऐसा लगता है कि पूरी तौर पे ऑफ इंडिया की उस 350 पेज की रिपोर्ट को उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और ये बात ऑफ इंडिया की जो एडिटर है नुपुर शर्मा, उन्होंने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी थी। वो अपनी उपलब्धि ये गिना रही थी कि दिल्ली दंगे हिंदुस्तान के पहले दंगे हैं जिसमें कल्प्रिट्स के तौर पे मुसलमानों को देखा जा रहा है, हिंदुओं को नहीं देखा जा रहा है, और इसे वो अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे बता रहे हैं। तो ये आपको अंदाजा दे देगा कि किस तरह से यूएपीए के किस्म के केसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और सही बात तो यह है कि हम जब यूएपीए के केसेस को पढ़ते हैं तो अक्सर हम चार्जशीट को पढ़ते हुए लगता है हमें कि जैसे फिल्म का कोई स्क्रीन प्ले लिखा गया है, कोई फिल्म की स्टोरी लिखी गई है, जहां पे आपके कई सारे कैरेक्टर हैं। आपको एक लेफ्टिस्ट स्टूडेंट लीडर चाहिए, आपको उमर खालिद जैसा फिगर चाहिए, आपको कुछ महिलाएं चाहिए जो कि ऑफकोर्स खुद नहीं सोच सकती उन्हें क्या करना है, जिनको के कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा और बहका रहा होगा, तो आप 3-4 महिलाएं लेकर आते हैं जिनको क्या आप बोलते हैं ये बहका रहे थे। फिर आपको कुछ मुसलमान मर्द चाहिए, जो कि जाहिर है सबसे डेंजरस चीज है हिंदुस्तान में, उससे खतरनाक कोई क्रीचर नहीं है। तो जामिया के आप कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के आते हैं जो विजिबली मुस्लिम हैं, जिनकी दाढ़ियां हैं, जो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी, अपनी इस्लामिक बिलीफ को जो है उसके बारे में बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। आप इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। और अगेन इन सब में जो रनिंग थ्रेड है कि कोई शख्स खुद से सोच नहीं पा रहा, हर शख्स जो है उसको कोई ना कोई आकर बहका रहा है, और वो जो है पूरी आवाम को बहका रहा है। तो ये जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, हजारों लोग सड़कों पे निकले हैं, इन सब में किसी दिल्ली पुलिस के हिसाब से इन सब के पास कोई अकल नहीं थी, कोई दिमाग नहीं था। सिर्फ 5, 6, 15, आखिर में उनका काउंट 19 लोगों तक पहुंचा है। 19 लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें 5-6 उनके कुछ बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा और बाकी सबको बहकाया, सिर्फ इसलिए कि एक मोमेंट में जाके एक दंगा करके भारत सरकार को बदनाम किया जा सके। और उस पूरे चार्जशीट में सबूत सिर्फ इस बात का पेश किया गया है कि सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। उस प्रोटेस्ट का दंगे से क्या लेना देना है, इसके बारे में कोई बात करने को चार्जशीट तैयार ही नहीं है। उसके करीब पहुंचकर वो हमेशा दूर भाग जाती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो जिसका निहाल जिक्र कर रहे थे, जो खूबसूरत जजमेंट जस्टिस बंबानी ने इस केस में दिया, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना और नताशा को, जो उन्होंने बेल पर रिहा किया, उस जजमेंट को अगर आप देखिएगा तो उसमें यही बात जस्टिस बंबानी कह रहे हैं कि आप ये जो पूरा एविडेंस आपने पेश किया है, ये दंगे का एविडेंस ही नहीं है। ये एविडेंस तो इसका है कि इसने स्पीच दिया, ये एविडेंस इसका है कि इसने पैम्फलेट लिखा, इसने फेसबुक पोस्ट लिखा। इसमें दंगा कहां आ रहा है, इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां आ रही है, इसमें वायलेंस कहां आ रहा है। इसी बुनियाद पे यही पूछ करके उन्होंने यही सवाल खड़ा करके उन्होंने वो बेल का ऑर्डर लिखा है। बहुत खूबसूरत ऑर्डर है, आपने पढ़ना चाहिए। और ये एक जुडिशरी की तरफ से एक कोशिश हुई है यूएपीए को कर्टेल करने की, यूएपीए को हद में बांधने की। लेकिन जाहिर सी बात है अभी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है और हम नहीं जानते कि वो अपील का नतीजा क्या होगा। हमें उम्मीद तो है पूरी तरह की ये बेल कैंसिल नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से यूएपीए के स्कोप को कम करने की कोशिश की है, जस्टिस बंबानी ने जजमेंट में कहा है कि अगर आप यूएपीए जैसा खतरनाक कानून लगा रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो एक्ट आप बोल रहे हैं और उसके बाद कोई वायलेंस हुआ, उसके बीच में आपको लिंक दिखाना होगा। आपको ये बताना होगा कि वायलेंस करने की कोशिश की जा रही थी, तभी आप यूएपीए लगा सकते हैं। ऐसे ही किसी तकरीर पे, किसी बात पे आप यूएपीए नहीं लगा सकते। और जाहिर है उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं।
लेकिन ये जो यूएपीए के दायरे को महदूद करने की कोशिश की है। देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रेस में, मीडिया में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उनके सामने कई सारे बड़े इम्तिहान हैं, सीए है, कश्मीर का 370 का केस है, और ये भी एक केस है उनके कोर्ट के सामने इस वक्त कि यूएपीए के दायरे को बांधने की एक कोशिश एक हाई कोर्ट ने की है, उसको उसकी वो तायीद करते हैं या उसमें वो पीछे हटते हैं। तो ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त जो थोड़ी सी बात सता रही है, हमारे पूरे नैरेटिव में हम लोग एक तरफ और उसके साथ में सरकार का नैरेटिव है, हम पूरी तरह इस बात को कर रहे हैं कि यूएपीए कितना फ्रिवलसली लगाया जाता है, कितना छोटी छोटी बातों पे लगाया जाता है, जिससे कि इंप्लीकेशन ये निकलता है कि शायद बड़ी बातों पे लगाया जा सकता है। जो बात हसीना जी ने भी कही कि हम हरिद्वार की असेंबली के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट डालेंगे तो हम उसमें यूएपीए नहीं डालेंगे, क्योंकि हम फंडामेंटली उसे गलत मानते हैं। तो ये बात हमारे नैरेटिव में एक्चुअली गायब है, और ये सिर्फ हमारा नैरेटिव नहीं, जो पॉपुलर इस वक्त लीगल डिस्कोर्स है उसमें ये बात तो हो रही है कि यूएपीए बहुत फ्रिवलसली यूज हो रहा है, और ये इम्प्लीकेशन है कि शायद अगर इसे प्रोफेशनली और अच्छे ढंग से यूज किया जाए तो ये ठीक है, बस इसका इतना दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अच्छे से उपयोग होना चाहिए। साथ ही में आप देखिए बहुत सारे आंकड़ों की बात हुई, एक और आंकड़ा है जो पिछले 3 पार्लियामेंट्री सेशन से सरकार बार बार रख रही है, वो आंकड़ा है एनआईए के केसेस का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि अब भीमा कोरेगांव का केस कर रही है, उसके बारे में 2020 में जो हमारा बजट सत्र था उसमें सरकार ने ये डेटा रखा कि 99% कन्विक्शन रेट है एनआईए के केसेस का। यूएपीए के केसेस जो एनआईए करती है, जिनकी तादाद अभी 40, जो कन्विक्टेड जो कंप्लीटेड केसेस हैं, अभी 40-50 से ज्यादा उनकी तादाद नहीं है, 10 साल पुरानी एजेंसी है मुश्किल से, लेकिन उसमें सरकार का ये क्लेम है कि देखिए ये प्रोफेशनल एजेंसी है, ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रोफेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है, इसका कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है, और पिछले बजट सत्र में उन्होंने कहा कि ये तो 99% तक चला जाता है। तो ये जो क्लेम है, और साथ में हमारा जो ये नैरेटिव चल रहा है कि यूएपीए को फ्रिवलसली नहीं यूज करना चाहिए, ये मिलकर के हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रिफॉर्मिस्ट लोग भी ये बोलेंगे कि यूएपीए का आप मिसयूज मत कीजिए, बस प्रोफेशनल एजेंसी को देखिए उसका अच्छे से यूज कीजिए। तो हमें इस तरह के नैरेटिव से बचने की जरूरत है, और कैटेगोरिकली इस बात पे जमे रहने की जरूरत है कि हमें इन कानूनों की उनकी बुनियाद से हमको प्रॉब्लम है, और क्यों हमको प्रॉब्लम है उस पर भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप देखिए हमारे देश के बुनियादी कानून व्यवस्था में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे संविधान में मौजूद है। वो कॉन्ट्रडिक्शन आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के एक एक्सेप्शन दिया गया है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते, आपको जज के सामने पेश करना होगा। लेकिन संविधान एक एक्सेप्शन देता है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून में किसी को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, गिरफ्तार नहीं, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने फौरन पेश करना जरूरी नहीं है। ये एक्सेप्शन की वजह से हिंदुस्तान में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास हुआ, और जो कानून के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है उस दिन से हिंदुस्तान में 2 सिस्टम ऑपरेट करते हैं। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो कोर्ट में ऑपरेट करता है, जिसमें आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कोर्ट में वो चार्जशीट दाखिल करते हैं, उस पर बहस होती है, और उसका गिल्ट या उसका इनोसेंस प्रूव होता है, और अज्यूम किया जाता है जब तो उसका गिल्ट ना प्रूव हो कि वो इनोसेंट है। दूसरा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ साथ पैरेलली चलता है। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम कैसे चलता है, उसमें कोर्ट का दखल नहीं है, उसमें आपकी एग्जीक्यूटिव, आपका कोई मैजिस्ट्रेट एरिया का या कोई पॉलिटिकल ऑपरेटिव ये कहता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि फला शख्स जो है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, तो उसको डिटेन करना चाहिए, उसने अभी क्राइम किया नहीं है लेकिन हमें अंदेशा है कि वो खतरा बन सकता है या बन सकती है, तो उसको डिटेन किया जाए, उसको हिरासत में लिया जाए, और फिर एक लंबा अरसा है, कुछ कानून में 3 महीने है, किसी में 6 महीने है, जो नेशनल कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 6 महीने तक आप किसी को जेल के अंदर डिटेन करके रख सकते हैं। और 6 महीने के बाद जो सुनवाई होती है, उसकी सुनवाई उसकी कोर्ट के सामने नहीं होती बल्कि एक कमेटी के सामने होती है, जो कमेटी खुद सरकार बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है, जुडिशरी नहीं बनाती।
तो एक जो पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव के जरिए से रन होता है, जुडिशियल सिस्टम के पैरेलल चलता है। ये जो टेरर लॉस की हम बात करते हैं, इनकी हिंदुस्तान में वैसे तो आप रौलत एक्ट से, गांधी के वक्त से तारीख लिख सकते हैं, लेकिन ठोस तौर पे टाडा के आने से, जैसे निहाल भी इससे पहले बता रहे थे, टाडा से इन टेरर लॉस की जो शुरुआत होती है, उसने किया क्या? टेरर लॉज हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम के लॉजिक से चलते हैं, उनके उसूलों पे चलते हैं। तो वो जो दो पैरेलल सिस्टम थे हमारे पास, जिसमें कि एक सिस्टम में कम से कम कागज पे आपके पास राइट्स हैं, दूसरे सिस्टम में कागज पे भी आपके पास बहुत महदूद हुकूक है। उस सिस्टम के, प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम के उसूलों को, उसके प्रिंसिपल्स को उठा करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डाल दिया, और यही आज तक चलता आ रहा है। आप देखिए टेरर लॉ कोई भी हो, टाडा हो, कोटा हो, यूएपीए हो, छत्तीसगढ़ में अपना कानून है, कश्मीर में अपना कानून है, उस कानून की बेसिस क्या होती है? सबसे पहले वो बहुत लूज डेफिनेशन देगा। कोई भी एक्ट जो है आप देखिएगा कि उसके डेफिनेशन में आ सकता है। उसके बाद गिरफ्तारी आसान करेगा, बेल मुश्किल करेगा, बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करेगा। ये बुनियादी फीचर्स हैं टेरर लॉ के। ये इंश्योर करने के लिए कि एक शख्स को सस्पिशन की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे सिर्फ जेल के अंदर रखा जा सकता है, इनडेफिनिटली रखा जा सकता है। तो हमारी अब तो मुझे लगता है हमारे बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है यूएपीए के बारे में, इन लॉज के बारे में। आज लोगों को पता है कि इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, लेकिन हमें बात सिर्फ दुरुपयोग की नहीं करनी चाहिए, हमें बात ये करनी चाहिए कि ये जो पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम है, जो असल में कॉलोनियल लेगेसी है, जो अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, हमारे जो इंडिपेंडेंस का पूरा मूवमेंट था, उसके लीडर्स को जेल में रखने के लिए जो कवानीन लाए गए थे, ये उनकी लेगेसी है जो आज तक हमारे लीगल सिस्टम में कंटिन्यू हो रही है, और हम इसको रूट से खत्म करना चाहते हैं, इसको अपनी जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये वाली बात अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ये पूरा ये जो बयानिया है ये अधूरा रह जाएगा, और हम फिर से उस ट्रैप में फंस जाएंगे कि लीगल रिफॉर्म जो 2004 में यूपीए की सरकार आई और बड़े उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम कोटा हटाएंगे, और एक सत्र में आने के बाद जो पहला सत्र हुआ उसमें उन्होंने कोटा को हटा दिया, और जो अगला सत्र हुआ उसी साल 4 महीने बाद, उसमें कोटा के सारे प्रोविजंस को वो यूएपीए में ले आए। क्योंकि वो जो फंडामेंटल लॉजिक है, सिक्योरिटी के नाम पर आप दो सिस्टम चला सकते हैं, हमें इसको डिफीट करना है, इसको रिजेक्ट करना है। सिक्योरिटी का मतलब हरगिज जो है बुनियादी हुकूक से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, और आप सिक्योरिटी के नाम पे कुछ आइडेंटिटीज को और कुछ कम्युनिटीज को शक के पूरे जो शक की बुनियाद पर, सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर आप उनको एक शक के दायरे में हमेशा नहीं रख सकते। ये बात हमको खुल के करनी होगी और खुल के लानी होगी, और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के मंच से ये बात उठती है। तो आगे भी जो इस तरह की हमारी बातें होंगी उसमें हम बार बार इसको रिपीट करें कि जो कॉलोनियल लेगेसी है हमारे इन सिक्योरिटी लॉज की, उस कॉलोनियल लेगेसी को हम रिजेक्ट करते हैं, और हम एक ना सिर्फ इस सिविल सोसाइटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स का भी हम एक रीस्टेटमेंट चाहते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं, और उनको निकालने का हम एक मूवमेंट चलाते हैं, एक मांग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो वक्त था उसमें मैं यही बातें आपके सामने रखना चाहता था।